Good morning everyone. This is your Hindi class for class 8. हम हमारे हिंदी ग्रामर की बुक का हमारी जो हिंदी ग्रामर की किताब है उसका पाठ 13 सर्वनाम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम को हम इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में प्रोनाउन भी बोलते हैं। प्रोनाउन को समझने के लिए यानी सर्वनाम को समझने के लिए हम सर्वनाम शुरू करने से पहले या ये देखने से पहले कि सर्वनाम क्या होता है निम्न गद्यांश पर गौर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में इजी वे में बताना चाहूँगी सर्वनाम क्या होता है। कि हमने इससे पहले संज्ञा भी डिस्कस की है जिसमें हमने देखा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो भी संज्ञा है, अगर संज्ञा के स्थान पर हम संज्ञा ना लेके कोई सर्वनाम यूज़ करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो उस शब्द को, जैसे मैंने बोला राम, अगर राम की जगह मैं वह यूज़ करती हूँ तो वह क्या हो गया, मेरा सर्वनाम होगा। इसीलिए अब इस सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए हम इस गद्यांश को एक बार रीड करेंगे। निम्न गद्यांश पर गौर कीजिए। एक बार में एक गरीब किसान रहता था। किसान के 3 बेटे थे। किसान के बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए किसान बहुत चिंतित था। तो अभी जो हमने इसमें 4 सेंटेंसेस देखे तो हमने देखा कि इन चारों वाक्यों में जो यहाँ का उद्देश्य था वो है किसान। ठीक है, यहाँ पे जो संज्ञा है वो किसान है। ये पूरी कहानी किसान के बारे में है जिसमें जो किसान है वह संज्ञा है। यह गद्यांश व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, लेकिन इसे सुनने में उस रस की अनुभूति नहीं हो पा रही है जिसकी होनी चाहिए। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये जो चारों वाक्य हैं ये चारों ही सही हैं क्या, लेकिन हमें सुनने में बार बार अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इसमें अगर हम ढंग से देखें तो देखिए पहला वाक्य, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। ठीक है, पहले वाक्य में क्या आया, किसान। इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारी कहानी है वह किसान के बारे में है। ठीक है, फिर दूसरे वाक्य में था किसान के 3 बेटे थे, यानी वापस से वही शब्द यूज़ लिया गया जिसे बोलते हैं किसान। किसान के बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए किसान बहुत चिंतित है। तो इसमें हमें सबसे बार बार क्या वर्ड देखने को मिल रहा है, किसान, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि हम एक ही वर्ड को बार बार, एक ही शब्द को बार बार प्रयोग में ले रहे हैं। तो इसमें जो एक रीड करने पे, बोलने पे रस आता है, अच्छा लगता है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी हिंदी भाषा या भाषी इन वाक्यों को इस तरह से नहीं बोलेगा। तो कोई भी हिंदी भाषा बोलने वाला हो वो बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग नहीं करता है। वह हर वाक्य में किसान संज्ञा शब्द को दोहराना नहीं चाहेगा। तो जो भी हिंदी भाषा को बोलेगा, मतलब हिंदी भाषा बोलने वाला होगा, तो वो क्या करेगा, बार बार संज्ञा शब्द को दोहराना पसंद नहीं करेगा। किसान शब्द की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए इन वाक्यों में सहज रूप से इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम किसान शब्द को बार बार प्रयोग में नहीं लेना चाहते, पुनरावृत्ति में यानी बार बार नहीं बोलना चाहते, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि हमारी किताब में दिया गया है। अब हम इस पर ध्यान देंगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। तो हमने क्या देखा कि पहले जो 4 वाक्य थे उनसे भी हमें कहा समझ आ रहा था, इनसे भी समझ आ रहा है। पर आप जब बोलेंगे तो दोनों बोलने में कौन सा अच्छा लगेगा, पहले वाला हमें इतना बोलने में नहीं अच्छा लगेगा जितना कि बाद वाला लगेगा। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या है कि पहले वाक्य में जो संज्ञा है किसान, उसको प्रयोग लिया गया है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। ठीक है, दूसरा वाक्य है कि हमें दूसरे में किसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहले वाले में क्या बोला था, किसान के 4 बेटे थे। तो अब उस किसान की जगह हमने क्या शब्द यूज़ करा, उसके 4 बेटे थे। तो किसान संज्ञा था और संज्ञा की जगह हमने क्या शब्द यूज़ करा, उसके। थर्ड में देखेंगे वे हमेशा लड़ते रहते थे। तो पहले वे की जगह क्या था हमारे पास, किसान, है ना। तो अब हमने किसान के लिए क्या वर्ड यूज़ कर लिया, वे, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। तो पहले किसान था, वह की जगह पे, है ना, वह की जगह पे पहले किसान लिखा था, तो मतलब संज्ञा एक ही है किसान। पर उसके लिए हम आप देख सकते हैं कि 3 शब्द यूज़ करें हमने अपने सेंटेंस के, वाक्य के अकॉर्डिंग।
उसके, वे और वह, है ना। इन चारों को जब हमने प्रयोग किया, किसकी जगह पे किया है? किसान। किसान क्या है? संज्ञा। यानी कि इससे हमें क्या समझ आता है कि सर्वनाम क्या होता है। तो हम इससे आसानी से ये समझ सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे, अर्थात पहले वाक्य में संज्ञा आई है, यदि आगे के वाक्य में भी उसी संज्ञा के बारे में बात की जाती है तब हम उसे संज्ञा को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करना है। तो हमें ये वाक्य यही बताता है कि जब कोई भी हम बात बोलते हैं तो उसमें हमें एक ही संज्ञा को रिपीट नहीं करना, उसके जगह पर दूसरे शब्द इस्तेमाल में भी लेने हैं, जैसा कि उपयुक्त गद्यांश में किया गया, यानी जैसा ऊपर गद्यांश में हमें समझाया गया है। पहली पंक्ति में तो किसान आया, किंतु दूसरे वाक्य में उसके, तीसरे में वह और चौथे में वह का प्रयोग हुआ। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं कि पहले वाले जो थे 4 वाक्य उनमें बार बार किसान आ रहा था, और जो दूसरे 4 वाक्य थे उसमें किसान की जगह दूसरे शब्द यूज लिए गए थे, जैसे उसके, वे और वह। अतः इसको वे और वह शब्द सर्वनाम है। तो उसके, वे और वह ये तीनों ही क्या है? सर्वनाम है। लेकिन क्या इस सर्वनाम फिर ये 3 ही होते हैं? नहीं, सर्वनाम वो सारे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारी सर्वनाम की परिभाषा है कि सर्वनाम क्या होता है, या हम क्वेश्चन है सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, तो हम उसमें बता सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? उसके, वे, वह, मैं, मेरा, मुझे, तेरा, तुम्हारा। तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है? सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद। अब हम इसमें देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हमें अभी सर्वनाम समझ आया क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम। अब सर्वनाम के हम भेद देख रहे हैं। जब हम देखेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब हम पहले इनके नाम को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जब हम इनको समझेंगे तो हम इनके पूरा अर्थ भी समझेंगे कि हमें इनके शब्द से ही समझ आ जाएगा कि कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो वापस से हम इनके नाम को दोहराएंगे एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम हमारा जो पहला भेद है यानी पहला प्रकार है सर्वनाम का, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो सर्वनाम का प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वालों के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसा हम अपना शब्द देख रहे हैं पुरुषवाचक, तो यहाँ पे पुरुष जो शब्द यूज हुआ है, प्रयोग में है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं हुआ है, यानी मेल के लिए नहीं हुआ है। पुरुषवाचक का मतलब है यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, पुरुष का यहाँ पे क्या मतलब है? व्यक्ति के लिए। तो यानी पुरुषवाचक सर्वनाम से हम समझ सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग लिए जाएं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बोलने वाला अपने लिए। अच्छा, अब क्या होता है व्यक्ति में भी? एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला, या फिर एक अन्य, मतलब कि जिसके बारे में बात की जाती है वह। तो 3 होते हैं व्यक्ति में, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है अन्य। तो बोलने वाले को हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। सुनने वाले को हम बोलते हैं श्रोता या फिर मध्यम पुरुष।
सुनने वाले को क्या बोला जाता है? श्रोता या फिर मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष। इन व्यक्ति के लिए जो हम प्रयोग लेंगे शब्द वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, मैं, जैसे अब हम इसमें उदाहरण देख सकते हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुझे, वह, उसका, वे, आदि, उनका, आदि। ठीक है, तो हमने ये देखा जितने भी ये सर्वनाम है हम इसमें देख सकते हैं कि ये सभी व्यक्ति के लिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी जो वस्तु होती है या कोई स्थान तो बोलेगा नहीं मैं अजमेर हूँ, कोई ऐसा स्थान नहीं बोलेगा, ना कोई चीज़ बोलेगी कि मैं पेन हूँ, मैं पेंसिल हूँ, है ना। तो ये सारे ही हम देख सकते हैं कि जितने भी उदाहरण हैं ये सिर्फ व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे तो इस शब्द से में हमें समझ आ जाता है कि ये वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर व्यक्ति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे जिसमें हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे इसका। हम कल सवेरे घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कल सवेरे घूमने जा रहे हैं, इसमें सर्वनाम क्या है? हम। अब आपने इस वाक्य में देखा कि हम मतलब इंसान ही घूमने जाएंगे, तो इंसान व्यक्ति की बात आ रही है। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा क्या है? इसमें सर्वनाम है। मुझे भी ले चलो, तो मतलब हमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें जितने भी वाक्य मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से संबंधित ही मिलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, हम जैसे देख के आए पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम उसमें उसी बेसिस पे इसके 3 भेद और देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, बोलते समय अपने लिए या अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, हमको, हमारा, मुझको, मेरे लिए आदि। ठीक है, तो क्या है उत्तम पुरुष? हम साधारण भाषा में समझेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो व्यक्ति स्वयं के लिए यानी अपने लिए प्रयोग में लेता है, यानी जो बोलता है वह खुद के लिए प्रयोग में लेता है। जैसे क्या शब्द हो सकते हैं वो? हम, मैं, हमको, हमारा, मुझको, मेरे लिए। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो वो मैं बोलेगा, एक से ज़्यादा बोल रहा है तो वो हम बोलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इस प्रयोग में लिया। सेकंड हम देखेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए या श्रोता के नाम के लिए नाम पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आपका, आप, आपने, तुझको, तुझे, तुमको आदि। तो क्या होते हैं? यानी कि वक्ता यानी जो बोलता है, या और हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष जो श्रोता यानी सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग लेता है उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे देखो, आप अपनी सहेली से, फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलोगे? तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो। तो बोलने वाले क्या है? हम हैं, मतलब खुद, और बोल किसके लिए रहे हैं? फ्रेंड के लिए। तो हम उसके लिए सेकंड पर्सन यूज़ क्या करेंगे? तुम, तू, आपका, अगर वो हमसे बड़ा है तो आप, आपका, अपने, तुझको, तुझे और तुमको। थर्ड हम देखेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वक्ता तथा श्रोता की बातचीत के मध्य जिस अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु का संदर्भ दिया जाता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मोहन, रमेश आदि। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है? हमने पहले भी देखा था। अन्य पुरुष सर्वनाम होता है यानी जो वक्ता और श्रोता यानी जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष कहलाता है। अब उसके लिए जो शब्द अन्य पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे वो कौन से होंगे? वह, वे, मोहन, रमेश आदि। ठीक है, या तो उसका नाम होगा या वो
उसके लिए कोई शब्द प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे अब हमने अगर मोहन के लिए बोला वह, देखो वह जा रहा है, तो वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह हो गया। देखो वह रमेश है और वह कहाँ जा रहा है, तो जो बाद वाला वह आया वो किसके लिए आया, रमेश के लिए। तो हमने इस वीडियो में देखा कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में हमने उसमें से उसका जो पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम उसको डिस्कस किया, और उसके भी 3 भेद देखे, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष। आप जब तक यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।